हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और हम लोग बात करते हैं गणित विषय के बारे में। यह कक्षा 11वीं का लेक्चर है जहां पर हम गणित विषय में प्रायिकता के बारे में बात करेंगे और इसका अंतिम टॉपिक विविध प्रश्नावली हल करने की कोशिश करेंगे। आप कक्षा 11वीं के अगर विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आपके लिए एक जरूरी खबर तो यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, आपको पूरी तरह से आपका लेक्चर फ्री पढ़ाते हैं। मतलब आपका जो कोर्स है आपके स्कूल का वो पूरी तरह से आपको फ्री पढ़ाया जाता है। एक एक टॉपिक, एक एक सवाल, एक एक प्रश्नावली, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रश्न पहले के साथ विविध प्रश्नावली। तो पहला प्रश्न ऐसा है कि एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली व 30 हरी गोलियां रखी गई है। डिब्बे में से 5 गोलियां यादृच्छा निकाली जाती है, तो प्रायिकता क्या है कि सभी गोलियां नीली है, ठीक है, कम से कम एक गोली नीली है या एक गोली हरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि एक डिब्बा है, उस डिब्बे में 10 लाल गोलियां हैं। कितनी? 10 लाल, ठीक है, और 20 नीली और 30 हरी। ओके, डिब्बे में से 5 गोलियां यादृच्छा निकाली जाती है, ठीक है। तो एक बात बताइए, कुल गोलियां कितनी है? कुल हुई 60। 60 में से 5 गोलियां निकालनी है। 60 में से 5 गोलियां कैसे निकाल सकते हैं? तो बढ़िया सिंपल तरीका है, NCR नाम का एक फॉर्मूला होता है। NCR क्या कहता है कि n भिन्न वस्तुओं में से, हम यहां सबको भिन्न मान लेते हैं, ठीक है, R भिन्न वस्तुओं का चयन, है ना। तो अगर आपके सामने 60 भिन्न गेंदें हैं, उसमें से आपने 5 निकाल ली, तो सीधा सीधा यह बताइए कि कुल तरीके कितने होंगे 5 गेंद निकालने के? कुल तरीके 5 गेंदें निकालने के तो ये होंगे 60C5। मतलब आप इतने अलग अलग तरीकों से 60 या 5 गेंदें निकाल सकते हैं, भले वो किसी भी रंग की हो, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनाता है। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि में 60C5 तरीके हैं। इतने तरीकों से हम 5 गेंदें निकाल सकते हैं। अब इसी में से प्रायिकता परिभाषित होगी, ठीक है। तो सभी गोलियां नीली है। नीली गोलियां कितनी है? 5, ठीक है। तो एक बात बताइए, 20 नीली गोली में से 5 गोलियां निकालने के तरीके। बीस गोलियां है जो नीली है, उसमें से 5 निकालने का तरीका 20C5। ये 20C5 है, ठीक है। अब 20C5 में से, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको पूछे कि सभी गोलियां नीली है, इस बात की प्रायिकता, तो सीधा सीधा बात है, सभी नीलियां या सभी नीली गोली निकालने की प्रायिकता, सभी नीली गोली निकालने की प्रायिकता। टोटल तरीके 20C5, उसको 60C5 से भाग दे दो। वांछित तरीके तो ये हुए, कुल तरीके ये हुए, वांछित तरीकों के कुल तरीके से भाग दे दो। अब दूसरा जो भाग है ना,
वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा जो भाग है वो है कम से कम एक गोली हरी है। ठीक है, तो कम से कम एक हरी गोली निकालने के तरीके। ये वास्तव में एक माइनस, या एक नहीं, कुल माइनस एक भी हरी गोली ना हो। मतलब सीधा सीधा कि कम से कम एक हरी निकलनी चाहिए। तो देखिए, आप जितने भी तरीके निकालेंगे उसमें कम से कम या तो एक हरी निकलेगी, एक भी नहीं निकलेगी, दो हरी निकलेगी, तीन हरी निकलेगी, चार हरी या पांच हरी निकलेगी। तो यहां पर एक भी हरी गोली ना हो, ये कौन सा तरीका हो सकता है? मतलब आपको पांचों के पांचों गोलियां ऐसी निकालनी है कि एक भी हरी गोली ना आए। ठीक है, तो अपन इसको निकालने जा रहे हैं कि एक भी हरी गोली ना आने का तरीका। एक भी हरी गोली ना हो, गोली जैसी भी हो पर एक भी हरी गोली ना हो। अगर एक भी हरी गोली ना हो तो सीधी सीधी बात है, आपको 5 गोलियां निकालनी है जिसमें हरी एक भी ना हो। तो बची 30 लाल और नीली। इनमें से आपको 5 गोलियां निकालनी है। तो ये तरीके हुए 30C5, क्योंकि आपके पास 30 गोली ऐसी है जो लाल और नीली है। हरी हटा दो क्योंकि हरी निकालनी नहीं है, तो हमने हरी को हटा दिया। तो 30C5 ये कुल तरीके हैं। ये वो तरीके हैं जब एक भी गोली हरी ना हो। तो कम से कम अगर आप इसे बी घटना का नाम दे देते हो, तो कम से कम एक हरी गोली निकालना और बी के अंदर कितने अवयव होंगे? तो कुल अवयव तो है 60C5, उसमें से 30C5 घटा दो। और मेरा यकीन मानिए कि 60C5 30C5 घटने पर कभी भी 30C5 के बराबर नहीं आएगा। ये दोनों अलग अलग संख्या, इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। तो इस बात की प्रायिकता कितनी बी की? तो बी की प्रायिकता बड़ी सिंपल, आपने बी के अवयव में से कुल अवयव को भाग दे दिया, तो यहां से आपको जवाब मिलेगा बी की प्रायिकता बराबर 60C5 माइनस 30C5 बटा 60C5। तो यहां से आपका जो आंसर है दैट इज पीबी, वो आ जाएगा 1 माइनस 30C5 बटा 60C5। और फिर से इसे 1/2 मत लिख देना, बस इतना ही जवाब है, इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे। हमें करना भी नहीं है, ना हम हल करने में इंटरेस्टेड है, इतना ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 समाप्त। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ा जाए। ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की प्रायिकता क्या है कि पत्तों में 3 पत्ते ईंट के और 1 पत्ता हुकुम का पत्ता है। तो आपके पास कुल 52 पत्ते हैं, है ना? सवाल समझने की कोशिश करना। 52 पत्ते कुल हैं, उसमें से आप 4 पत्ते निकालते हो, तो एक कोई भी घटना हो जाएगी कि 52 में से 4 पत्ते निकाल ली। हो सकता है चारों पत्ते इक्के हो सकता है चारों पत्ते बादशाह हो सकता है चारों लाल पत्ते, हो सकता है चारों काले पत्ते हो सकता है चारों के चारों हुकुम हो सकता है चारों के चारों चिड़ी हो सकता है एक हुकुम, एक चिड़ी, एक पान और एक ईंट हो। अलग अलग संभावनाएं। उनमें से एक संभावना यह भी है कि 3 पत्ते ईंट के और 1 पत्ता हुकुम का होना चाहिए। तो देखिए 52 पत्ते कुल हैं। अब इन 52 पत्तों में से आपको कितने पत्ते निकालने? 4। 52 में से कितने पत्ते निकालने? 4 पत्ते। अब इन 52 पत्तों की कहानी ऐसी है कि इन 52 पत्तों में 13 पत्ते तो हुकुम के हैं और 13 पत्ते ईंट के हैं। आपको क्या चाहिए? आपको इन 13 पत्तों में से 1 पत्ता हुकुम का निकालना है और इन 13 ईंट के पत्तों में से 3 पत्ते ईंट के निकालने हैं।
सो बेसिकली कुल तरीके तो हो जाएंगे 52 में से 4 पत्ते निकालो, है ना। कुल तरीके कितने हो जाएंगे? सवाल बड़ा सिंपल है यार ये तो। यहां पर कुल तरीके कितने, जब क्रमचय संचय से सवाल करते हैं ना तो सीधा सीधा सोचते हैं कि 52 पत्ते हैं, उनमें से 4 पत्तों को निकालने का तरीका 52C4, वही NCR वाला फॉर्मूला जो अपन ने पिछले वाले सवाल में डिस्कस किया, है ना, कि अगर n में से r वस्तुओं का चयन करना है तो वो NCR होता है। ठीक है, अब वांछित तरीके, वांछित तरीके मतलब एक पत्ता हुकुम का निकाल लो, तो 13 में से एक पत्ता हुकुम का निकालना तो 13C1। अब ये थोड़ी ना बोल रहा है कि हुकुम का इक्का आए या गुलाम आए या बेगम, कोई भी पत्ता आ सकता है, दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी आ सकता है। और ईंट के 13 में से 3 पत्ता निकालना तो ये निकल जाएगा 13 में से 3 पत्ते। ये काम भी करना पड़ेगा और ये काम भी करना पड़ेगा, इसीलिए दोनों के तरीकों को गुणा कर दिया गया है। अब यहां पर जो प्रायिकता होने वाली है इस केस में जो प्रायिकता होने वाली है वो कितनी है? तो इस केस में जो प्रायिकता है वो ऐसी है कि वांछित तरीके बटा कुल तरीके। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता तो यही होती है ना कि वांछित तरीकों को कुल तरीकों से भाग दे दिया जाए। तो वांछित तरीके 13C1 गुणा 13C3 बटा 52C4, ये आंसर है। इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, इतना ही ठीक है। आप इस रूप में भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक चीज है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, भले ही आप पहले पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके हो, एक छोटा सा सूत्र है जिसे अपन बार बार प्रयोग कर रहे हैं, NCR। इसका मतलब है n में से या n भिन्न वस्तुओं में से r भिन्न वस्तुओं का चयन। वैसे ये आर भिन्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब वस्तुएं n सारी की सारी भिन्न है तो आर निकालोगे तो वो भी भिन्न आएगा, का चयन, है ना। और इसे कई बार आपको ये फॉर्मूला प्रयोग में लाना पड़ेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n में से r घटाओ उसका फैक्टोरियल साथ में r का फैक्टोरियल, ये आपका सही यहां पर जवाब है। मतलब इसका प्रयोग आप बार बार करेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ। मैंने कहा था कि जब प्रायिकता के बड़े बड़े सवाल आते हैं तब हम क्रमचय संचय का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक पासे के 2 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 1 अंकित है। मतलब एक पासा इस तरह से बनाया गया है, आपने पासा देखा था। और चलो ठीक है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। 3 फलकों में से प्रत्येक पर संख्या 2 अंकित है और एक फलक पर संख्या 3 अंकित है। ठीक है, यदि एक बार पासा फेंका जाता है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। P2 मतलब 2 के आने की प्रायिकता, P1 या 3 मतलब 1 या 3 के आने की प्रायिकता, और P3 नहीं मतलब 3 के नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले ये जो पासा है ना, इसे समझने की कोशिश करो कि पासा दिया कैसा है। पासा ऐसा दिया है कि एक बड़ा सा पासा है, मतलब ये समझ गए तो सवाल समाप्त है, इसमें कुछ है नहीं। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी खास ऐसा नहीं है। अच्छा, पासे की कुल फलकें कितनी होती है? कुल 6 फलक होती है, जिस पर 6 अलग अलग अंक लिखे होते हैं, यही होता है ना। तो जैसे मान लीजिए एक फलक ये है, ऐसी वाली जो आपको नहीं दिख, मतलब जो दिख रही है आपको, बाकी की जो 3 है ना वो आपको नहीं दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है, इनके पीछे छुपी हुई है। तो ये तीसरी फलक है। अब आपको ये बोला है कि ये जो तीनों फलक हैं, इन तीनों फलकों पर आपने देखा होगा कि 3 अलग अलग संख्याएं लिखी होती है, जो सामान्य पासा होता है। लेकिन प्रश्न में इन तीनों पर, इस पर भी 1 लिखा है, इस पर भी 2 फलकों पर 1 लिखा है, मतलब यहां 1 लिखा है और यहां लिखा है 6, और बाकी की जो 3 है ना उन पर 3 3 3 लिखा है।
मतलब बाकी की जो 3 है उन पर 3 3 3 लिखा है। मतलब अगर जो पीछे की साइड आप देखोगे तो उन पर आपको 3 3 3 संख्याएं मिलेगी। ऐसी इनके पीछे 3 लिखा होगा, उस पर भी 3 लिखा होगा और उस पर भी 3 लिखा होगा। तो अगर मैं पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि बनाना चाहूं, इस केस में प्रतिदर्श समष्टि बनाना चाहूं अगर, सैंपल स्पेस, तो ये बड़ा सिंपल है। देखो यार, अगर पासे पर 1 2 3 4 5 6 होता है तो अपन 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं। पासे पर 1 लिखा है 2 बार तो हमने 1 को 2 बार लिख दिया। फिर पासे पर 3 लिखा है 3 बार तो हमने 3 को 3 बार लिख दिया। फिर पासे पर 6 लिखा है 1 बार तो हमने 6 को 1 बार लिख दिया। अच्छा रुको रुको रुको, 6 नहीं है यहां पर एक, अच्छा रुको, वेट वेट वेट, 3 फलकों पर 2 संख्या अंकित है, ओके, और 1 फलक पर 3 संख्या अंकित है। थोड़ी सी गड़बड़ी यहां ये हुई है कि 3 जो संख्या है वो एक ही फलक पर है, मतलब बाकी की 2 पर 2 2 2 है, 6 तो कहीं है भी नहीं, 2 2 2, और 1 फलक पर 3 लिखा हुआ है। मतलब यहां पर अपन जो इसको लिख रहे थे ना 6, ये 6 नहीं है, 6 की जगह 3 लिखा मान लेते हैं। यहां पर 6 की जगह क्या मान लेते हैं कि यहां पर 3 लिखा हुआ है। तो अब प्रश्न को देखो यार, आपके सामने प्रतिदर्श समष्टि ऐसी है ना। देखिए प्रतिदर्श समष्टि में 1 2 बार आएगा, 2 3 बार आएगा और 3 आएगा 1 बार। ठीक है, तो 1 बाय 1 इस चीज को एनालाइज कर लें। क्या पहला टॉपिक के प्रतिदर्श समष्टि में अवयव कितने हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि में कुल 6 अवयव हैं। ठीक है, 1 कितने बार है, तो 1 है 2 बार, 2 कितनी बार है, तो 2 है 3 बार, और 3 कितनी बार है, तो 3 आया है 1 बार। ठीक है, 1 बाय 1 तीनों सवालों का जवाब दे दो। 2 के आने की प्रायिकता, तो 2 के आने की प्रायिकता का मतलब है कि 2 कितनी बार आया बटा कुल अवयव, तो 2 तो आया 3 बार, तो 3 बटा 6 मतलब 1 बटा 2। 1 या 3, 1 या 3 मतलब या तो 1 मिले या 3 मिले, तो 1 या 3 भी कुल 3 बार आया, 3 बटा 6। 1 या 3 का मतलब है या तो ये हो या फिर ये हो, तो 2 + 1 मिला के 3, 3 बटा 6 मतलब 1 बटा 2। 3 नहीं, 3 नहीं, अच्छा रुको रुको, 1 यहां ठीक है, 3 नहीं मतलब ये 3 नहीं मिले, तो क्या मिले 1 या 2, 1 या 2 5 बार आए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 5 बटा 6। ये 3 छोटे छोटे आपके सवाल थे, बस पासे को इन्होंने बड़ी अजीब तरीके से बदला। अच्छा ऐसा अगर होता कि पासे की सारी फलकों पर 1 1 1 लिखा होता तो 1 के आने की प्रायिकता 1 होती। क्यों? क्योंकि जब भी फेंकोगे 1 ही मिलेगा, तो उस केस में हम 1 को मिलने को एक निश्चित घटना कह सकते हैं। अच्छा अगर मैं उसी पासे, अच्छा इसी पासे में बोलूं कि 4 आने की घटना क्या होगी, तो वो एक अनिश्चित घटना है, मतलब उसे अनिश्चित नहीं असंभव घटना कह सकते हैं, क्योंकि 4 तो कभी आएगा नहीं। नेक्स्ट, एक लॉटरी में 1000 टिकट बेचे गए जिनमें 10 समान इनाम वाले या इनाम दिए जाने वाले, मतलब बेसिकली 1000 टिकटों में से 10 को इनाम मिलेगा और समान इनाम मिलेगा, सबको कार मिलेगी एक बढ़िया सी। कोई भी ना इनाम मिलने की प्रायिकता क्या है, मतलब किसी व्यक्ति को एक भी इनाम ना मिले, 10 इनाम थे एक भी ना मिले, कि यदि आप, मतलब जिनको इनाम नहीं मिलने वाला है वो आप खुद हैं, 1 टिकट खरीदते हैं, 2 टिकट खरीदते हैं या 10 टिकट खरीदते हैं। सिंपल सा सवाल है पहला वाला। यदि आप 1 टिकट खरीदते हैं, पहले वाले प्रश्न का जवाब है ना, सिंपल सा, मतलब पहले वाला 10वीं लेवल का सवाल है, उसके बाद वाला थोड़ा लेवल का सवाल है। देखिए अगर कोई व्यक्ति 1000 टिकट में से वो 10 टिकटें खरीदता है जिन पर इनाम लिखा है, मतलब आदमी को थोड़ी ना पता होता है कि किस पे इनाम लिखा है, वरना वही ना खरीदेगा। 1000 टिकटों में से अगर वो टिकट खरीदता है जिस पर इनाम लिखा है, तो सीधी सीधी बात है वो जीत जाएगा। आपको ना जीतने की प्रायिकता देनी है। तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं कि इनाम जीतने की प्रायिकता कितनी है।
तो इनाम जीतने की जो प्रायिकता है वो 10 समान इनाम टिकट वाले ना, ठीक है। तो वो टिकट मतलब इनाम टिकट, प्रायिकता तो ये होती है वांछित परिणाम, वो टिकट जिन पर इनाम लिखा है, ठीक है, और कुल टिकट से भाग दे दो। तो भाग दे दिया अपन ने कुल टिकट से, तो ये आया 10/1000 या 10,000, है ना, ऐसा कुछ। अच्छा, ये इनाम जीतने की प्रायिकता है, ठीक है। तो इनाम ना जीतने की प्रायिकता, वैसे जीतने में बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए क्योंकि जीत होता है ना, जीत नहीं होता। चलो ठीक है, लेट्स राइट दिस थिंग अगेन, ठीक है। इनाम जीतने की प्रायिकता, और यहां पर भी मैं जीतना कर देता हूं, ठीक है। इनाम ना जीतने की प्रायिकता होगी 1 माइनस इनाम जीतने की प्रायिकता। यह सिंपल तरीका है किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता 1 माइनस वो घटना के होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 10/10,000। अब यह मिलेगा 1 माइनस 1/1000, 1 माइनस 1/1000 मतलब 999/1000, मतलब हर 1000 में से 999 व्यक्ति हारेंगे। दूसरा है कि 2 टिकट खरीदते हैं। यहां तक सिर्फ सिंपल था कि 1 टिकट खरीदा, अगर 1 खरीदा तो जीते, 2 खरीदे तो ठीक है। अब इनाम ना मिलने की प्रायिकता है। चलिए थोड़ा सा अपन सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये था अपना पुराना वाला सवाल और ये है नया वाला सवाल। देखिए फटाफट 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 क्या देखना है कि एक बात बताइए, कुल टिकट कितने हैं? तो कुल टिकट है 10,000, ठीक है, 10,000 ही दिए ना, 10,000 बिल्कुल। अच्छा, इनाम वाले टिकट कौन से हैं? जिन पर इनाम मिले, इनाम वाले टिकट वो है 10, ठीक है। और तो अगर वो टिकट जिन पर इनाम मिले वो 10 है, तो इनाम ना मिलने वाले टिकट कौन से? ये हो जाएंगे 10, या 10,000 में से 1000 गए, 10 गए, तो ऐसे कुछ 9,990, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, इन्हें मान लेते हैं सैंपल स्पेस के अवयव, क्योंकि ये तो बात सही है। इन्हें मान लेते हैं ए एलिमेंट के अवयव। ए एलिमेंट का मतलब जिसमें इनाम मिले, और बी एलिमेंट का मतलब है इनाम ना मिले। अब पहला केस, उन्होंने पहले केस का जवाब, पहला केस आपसे यह पूछा है कि व्यक्ति ने 2 टिकट खरीदे और उसे इनाम ना मिले। तो 2 टिकट खरीदना जब इनाम ना मिले, इस बात की प्रायिकता क्या है? तो बड़ा सिंपल है, वांछित परिणाम क्या होगा? प्रायिकता, या सबसे पहले यह बताओ, ठीक है, कि 2 ऐसे टिकट खरीदना, 2 ऐसे टिकट खरीदना, टिकट का चयन जिनमें इनाम ना हो। मतलब व्यक्ति ने, देखिए 10 में से कोई भी 1 टिकट मिलेगा तो उसे कार मिल जाएगी। वो 2 टिकट खरीदता है, ठीक है, तो अगर उसे इनाम ना मिले तो वो दोनों टिकटें यहीं से खरीदी जानी चाहिए। तो क्या मैं लिख दूं कि वो इन 9,990 टिकट जो है, इनमें से कोई भी 2 टिकट खरीदे, तभी उसे इनाम नहीं मिलेगा। भले वो ये 9,990 टिकट भी खरीद ले तो भी इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 10 टिकट इनाम वाली है वो तो ये है ही नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 10,000 तक टिकट का नंबर लिखे हुए थे, उस पे शुरू की 10 पे इनाम है, बाकी किसी पे इनाम नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति 11 से लेके 10,000 तक की सारी टिकट खरीदता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां पर अगर 9,990 में से उसने 2 टिकट खरीद ली तो इनाम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इस बात में प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो इस बात की प्रायिकता बड़ा सिंपल है, आप 9,990 में से 2 टिकट खरीदिए,
या 10,000 में से 2 टिकट खरीद कर भाग दे दीजिए। मतलब 2 टिकट खरीदने के कुल परिणाम तो यही होंगे। उसी तरह तीसरा भाग क्या पता है, तीसरा भाग ये बोल रहा है कि यदि वो 10 टिकट खरीदता है तो तीसरे भाग वाले केस की प्रायिकता भी बड़ा आसान है। अगर वो 10 टिकट भी खरीदे और इनाम ना मिले तो वो 10 टिकट कहां से आनी चाहिए, 9,990 में से, और आप 10,000 में से 10 टिकट का चयन कर लीजिए। यह है आपकी कुल प्रायिकता। मतलब ये कुल वांछित अवयव जहां आप 10,000 में से 10 टिकट खरीदेंगे, यहां 10,000 में से 2 खरीदेंगे। इस प्रकार ये प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है यार। 100 विद्यार्थी में से 40 और 60 विद्यार्थियों के 2 वर्ग बनाए गए हैं। यदि आप और आपका मित्र 100 विद्यार्थियों में है, मतलब आप और आपके मित्र उन 100 विद्यार्थियों में है, तो प्रायिकता क्या है कि आप दोनों एक ही वर्ग में हैं, पहली बात। और दूसरा, आप दोनों अलग अलग वर्ग में हैं। तो एक सिंपल सा टास्क यहां पर यह कि आपने 100 विद्यार्थी में से 40-40 के 2 समूह बनाए, है ना, 40 और 60 के 2 समूह बनाए। सवाल ऐसा है कि 100 विद्यार्थी थे, उसमें से आपने 2 समूह बनाए, समूह ए और साथ ही साथ समूह बी। अब समूह ए और समूह बी, समूह ए 40 विद्यार्थियों का है और समूह बी 60 विद्यार्थियों का है। तो जैसे मान लीजिए आपका नाम एक्स है और आपके मित्र का नाम वाई है, ठीक है। तो आपको पहले तो यह निकालना है, इस बात की प्रायिकता है कि दोनों एक ही वर्ग में हो। मतलब एक्स वाई या तो यहां हो, ठीक है, या फिर एक्स वाई यहां हो, है ना। दूसरा तरीका, आप दोनों अलग अलग वर्ग में हो। मतलब या अगर दूसरा तरीका यह है, दूसरे वाला केस, कि अगर x यहां हो तो y यहां हो, या फिर y यहां हो तो x यहां हो। यह पहले का जवाब है और यह दूसरे का तरीका है। तो देखिए, मतलब समूह बना दिए, ठीक है। फिर हमने पहले समूह में से 2 विद्यार्थी चुने, ठीक है। अब अगर वो 40 में से दोनों के दोनों आप मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, या 60 में से दोनों के दोनों आप मिल जाने चाहिए, और कुल तरीके आपके पास 100 हैं, या 100 विद्यार्थियों में से आप 2 विद्यार्थी चुनेंगे। तो सीधा सीधा ये कहूं कि कुल तरीके कितने हो सकते हैं कि आप 2 विद्यार्थी का चयन करें, वो 2 विद्यार्थी आप और आपके मित्र हैं। तो 100 विद्यार्थियों में से पहले तो 2 विद्यार्थी चयन कर लीजिए, वो कुल तरीके होंगे। उसके बाद अगर आप दोनों एक ही समूह में है तो 40 में से 2 चयन करने पर आप आ जाने चाहिए, या 60 में से 2 चयन करने पर आप आ जाने चाहिए। ये पहले केस में हो जाएगा। तो देखो यार, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप दोनों को एक वर्ग में होना है तो 40 में से 2 स्टूडेंट का चयन करो तो आप आ जाने चाहिए, या 60 में से 2 स्टूडेंट का चयन करो तो आप आ जाने चाहिए, है ना, आप और आपके मित्र। तो आप दोनों सेम वर्ग में हो। तो सबसे पहले 2 विद्यार्थियों के चयन के कुल तरीके कितने, मुझे फटाफट बताइए। 2 विद्यार्थियों के चयन के कुल तरीके, कितने में से, 100 में से। तो यदि 100 में से 2 विद्यार्थियों के चयन के कुल तरीके होंगे तो वो 100C2 होंगे ना, ठीक है। अब यदि आपका मित्र, मान लीजिए एक सेक्शन ए है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, अगर इसमें 40 विद्यार्थी है और इसमें 60 विद्यार्थी हैं, तो या तो आप और आपका मित्र सेक्शन ए में होंगे या फिर आप और आपका मित्र सेक्शन बी में होंगे। दोनों में तो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो दोनों के ए में होने के तरीके, (40C2) और उसी तरह दोनों के बी में होने के तरीके। अरे जब ए में होने के तरीके हो सकते हैं तो बी में होने के तरीके भी हो सकते हैं ना, या तो दोनों ए में होंगे या बी में होंगे। अब देखिए, कुल वांछित तरीके जब आप निकालने जाएंगे, कुल वांछित तरीके जब आप निकालने जाएंगे
तो मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। या तो विद्यार्थी, या तो आप दोनों सेक्शन ए या सेक्शन बी दोनों में से किसी एक में हो सकते हो। अगर आप दोनों में एक साथ होते कि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में है, तो आप गुणा नियम का प्रयोग करते, जहां दोनों के तरीके को गुणा करते कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब या तो ये हो या ये हो, इसीलिए अपन जोड़ का नियम लगाएंगे। जोड़ का नियम क्या कहता है कि दोनों के तरीके को जोड़ दो। तो 40C2 60C2, तो यहां से 40C2 और 60C2 निकालना थोड़ा सिंपल है, लेकिन छोड़ो अभी। ठीक, तो आपकी जो प्रायिकता है इस केस की वो कितनी है? प्रायिकता कौन सी? जब दोनों एक ही सेक्शन में हो, दोनों एक ही सेक्शन में हो या वर्ग में हो। ठीक है, दोनों एक ही वर्ग में हो। तो दोनों एक ही वर्ग में हो, सिंपल सा वांछित तरीके बटा कुल तरीके। तो वांछित तरीके तो 40C2 प्लस 60C2 बटा 100C2, ये पहले का जवाब है। ठीक है, क्लियर है। दूसरे का जवाब बड़ा सिंपल है, इससे दोनों अलग अलग वर्ग में हो। तो दूसरे का जवाब है दोनों के अलग अलग वर्ग में होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस दोनों के एक वर्ग में होने की प्रायिकता। मतलब दोनों, या तो दोनों अलग अलग वर्ग में होंगे या दोनों सेम वर्ग में होंगे। तो 1 माइनस दोनों के एक वर्ग में होने की प्रायिकता, बस खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 माइनस 40C2 प्लस 60C2 डिवाइड बाय 100C2, और ये आपका सही जवाब है इस प्रश्न का। अब ये 20C2 40C2 निकालने की कोशिश करो तो निकाल सकते हो, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। 100C2 भी निकाल सकते हो, है ना। जैसे अगर 40C2 निकालना हो तो सिंपल है, आप कुछ मत कीजिए। 40C2 का मतलब है 40 और उससे एक कम संख्या का गुणा करके 2 में भाग दे दीजिए, मतलब 20 गुणा 39। उसी तरह 60C2 निकालने का मतलब है आप 60 और उससे एक कम संख्या का 2 में भाग दे दीजिए, मतलब 30 गुणा 39 या 59। और यहीं पर अगर 100C2 निकालना है तो 100 और उससे एक कम संख्या का भाग 2 में दे दीजिए, मतलब 50 गुणा 99। अब चाहो तो ये रख दो, नहीं तो इतना भी जवाब क्लियर है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये भी आपका सही जवाब है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100C2 माइनस, इसे ब्रैकेट लगा देना, 40C2 लघुत्तम लेने के बाद प्लस 60C2 डिवाइड बाय 100C2। यह आपका सही जवाब है इस प्रश्न में। आप चाहे ऐसे निकालो या वैसे निकालो। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? 3 व्यक्तियों के लिए 3 पत्र लिखवाए गए हैं और प्रत्येक के लिए पता लिखा एक लिफाफा है। ठीक है, मतलब बेसिकली 3 व्यक्ति हैं और 3 लिफाफे हैं। ठीक है, हर पत्र के लिए एक लिफाफा है। पत्रों को लिफाफों में यादृच्छा इस प्रकार डाला गया कि प्रत्येक लिफाफे में एक ही पत्र है। मतलब 3 पत्र और 3 लिफाफे, तो एक लिफाफे में एक पत्र को डालना है। अब जैसे मान लीजिए एक पत्र किसी ए व्यक्ति के लिए लिखा है कि आपकी नौकरी लग चुकी है, बी पत्र किसी बी व्यक्ति के लिए लिखा है कि आपका प्रमोशन हो चुका है। ठीक है, और सी पत्र किसी सी व्यक्ति के लिखा है कि आपकी पेंशन मंजूर हो गई है। ऐसा 3, तो जो 3 लिफाफे हैं वो तीनों व्यक्तियों के नाम लिखे रहेंगे। तो जो ए का लिफाफा है वो ए के पास जाना चाहिए, जो बी का लिफाफा है वो बी के पास जाना चाहिए, और जो सी का लिफाफा है वो सी के पास जाना चाहिए। यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। पत्रों को यादृच्छा लिख, ठीक है,
प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में डाला गया। मतलब ऐसा कि ए का पत्र ए को मिले, बी का पत्र बी को मिले, सी का पत्र सी को मिले, ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ए का पत्र तो ए को मिले लेकिन बी और सी का पत्र आपस में बदल जाए। तो यहां पर ए को तो सही गया लेकिन बी और सी को नहीं गया। ऐसा भी हो सकता है कि ए का पत्र ए को जाए या ए का पत्र ए को नहीं जाए, बी का पत्र ए को चले जाए, ए का पत्र बी को चले जाए और सी का पत्र सी को जाए। मतलब यहां एक आदमी को सही पता गया जो सी वाला था। ऐसा भी हो सकता था कि तीनों को ना जाए, ए का पत्र बी को चला जाए, बी का पत्र सी को चला जाए और सी का पत्र ए को चला जाए। तो सारी संभावनाएं हैं। मतलब या तो अगर आप लिफाफे में पत्र डाल रहे हैं तो या तो तीनों पत्र सही लिफाफे में जाएंगे या एक पत्र सही लिफाफे में जाएंगे, दो गलत में जाएंगे। यदि ए बी में जाएगा तो बी ए में चला जाएगा या फिर तीनों गलत चले जाएंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। इसे मान लीजिए ये पत्र है और यहां पर अपन लिख लेते हैं लिफाफे। ठीक है, लेटर है एल और ई का मतलब इन्वेलप मतलब लिफाफे। जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ए के लिफाफे पर एक लिखा है, इस पर दो लिखा है और इस पर तीन लिखा है। तो यह तरीका वो है जब ए का पत्र एक को जाए एक लिफाफे में, दो का पत्र दूसरे लिफाफे में और तीन का तीसरे लिफाफे में, जो कि पूरा सही है ना। इसमें सभी को सही जगह पहुंचेगा। ऐसा भी हो सकता था कि ए का पत्र बी का और सी का, ए का एक, दो और तीन पता तो वही है, लेकिन गलती करने वाले भाई साहब क्या करेंगे कि बी का पत्र सी को दे दिया। ठीक है, सी का पत्र बी को दे दिया और ये इसको कर दिया। तो यहां ए का तो सही गया है ना, एक को सही गया और दो तीन गलत है। मतलब बी का पत्र सी को मिल जाएगा, सी का पत्र बी को मिल जाएगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि ए, बी और सी, एक, दो और तीन। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा सवाल है कि सर दो को सही सही मिल जाए, तीसरे को गलत मिले। जैसे मान लो ए और बी को सही मिल जाए, तीसरे को गलत कैसे मिल सकता है, तीसरे को फिर सी वाला मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि ए को दूसरा मिल जाए, बी को तीसरा और सी को पहला मिल जाए। तो यहां तो तीनों गलत है ना, मतलब तीनों गलत है। आपसे पता है क्या बोला है, आपको इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में जाए। मतलब या तो ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो। सीधा सीधा आपसे सवाल ये पूछा है कि या तो पहला वाला केस हो या दूसरा वाला केस हो, तीसरा वाला केस नहीं हो कि एक पत्र, तीनों पत्र गलत गलत लिफाफे में पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके लिए मतलब जेई में एक सूत्र होता है, डीरेंजमेंट बोलते हैं उसे। हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम समझ समझ के इसको हल करेंगे। मतलब जिस तरीके से हम हल कर सकते हैं उन तरीकों से हल करेंगे और कुछ नहीं। तो वन बाय वन सारे केसेस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए कि कुल तरीके कितने होंगे। लेट्स डिस्कस टोटल नंबर ऑफ वेज। कुल तरीके किस चीज के, पत्रों को लिफाफे में रखने के। तो पत्रों को लिफाफों में रखने के कुल तरीके कितने होंगे, इसका सिंपल सा जवाब है। जैसे मान लीजिए ये है इन्वेलप, मतलब मैं लिफाफे लिख देता हूं हिंदी में, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, और पत्र। कुल तरीके देखना है ना। तो जैसे मान लीजिए ये पत्र नंबर 1 है, ए पत्र है, बी पत्र है और सी पत्र है, और ये लिफाफा नंबर 1 है। ठीक है, ये लिफाफा नंबर 2 है और ये लिफाफा नंबर 3 है। ठीक है, ये 1, 2 और 3। एक बात बताइए, पहले लिफाफे में आप कौन कौन से पत्र रख सकते हैं। मतलब अगर आपने चुना कि पहला लिफाफा है तो इसमें मैं ए पत्र भी रख सकता हूं, बी भी रख सकता हूं, सी भी रख सकता हूं। मैं कुल तरीके देख रहा हूं, सही तरीके नहीं देख रहा हूं। सही तो तरीका है कि ए में 1 रख दो, लेकिन कुल तरीके क्या है। तो ऐसा है कि पहले पत्र में, पहले लिफाफे में
3 तरीकों से पत्रों को रखा जा सकता है। ये बात ठीक है क्या? पहले लिफाफे में आप 3 तरीकों से पत्रों को रख सकते हैं। इसे मतलब यहां एक ये रख सकते हैं, इसे रख सकते हैं या इसे रख सकते हैं, ठीक है। दूसरे लिफाफे में अगर आपने मान लीजिए बी को इसमें रख दिया तो दूसरे लिफाफे में फिर आपके पास ए और सी ही रहेगा। तो दूसरे लिफाफे में आपके पास सिर्फ 2 पत्र बचेंगे जिनको आप रख सकते हो। जैसे मतलब 2 तरीके बचेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पहले में उठाकर बी को रख दिया तो ए और सी दूसरे पे रखे जा सकते हैं, क्योंकि एक पत्र में एक लिफाफे में एक पत्र रखना है। अब सर बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर यहां ए रखा होता तो बी और सी बच जाते, है ना। अगर यहां पर ए रखा होता तो बी और सी बच जाते, अगर सी रखा होता तो ए और बी बच जाते दूसरे के लिए। और तीसरे के लिए, तो तीसरे में हमारे पास सिर्फ एक तरीका बचता है। तीसरे में सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बचता है। ये क्लियर है क्या? क्लियर है। तो कुल तरीके कितने हुए? कुल तरीके हुए 3 पहले पत्र में रखने के, 2 पहले में और 1 मतलब 6 तरीके। इतना ही क्लियर है ना? अच्छा, अब हम वो तरीके निकाल रहे हैं जब एक भी पत्र एक भी लिफाफे में सही ना जाए। मैं वो तरीके निकाल रहा हूं, तरीके जब एक भी लिफाफे में एक भी पत्र सही ना हो। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमें वो तरीका निकालना है कि एक भी लिफाफे में एक भी पत्र सही ना हो। क्लियर है क्या? तो देखिए, सबसे पहले आपने ये देखा है ना, सबसे पहले ये देखा कि पहले लिफाफे में किसे रखा जाए। तो चूंकि आपको ये पता है कि पहला लिफाफा ए का है, आपको क्या पता है कि पहला लिफाफा ए का है, आपको पहले लिफाफे में ए नहीं रखना है, एक भी लिफाफे में एक भी पत्र नहीं रखा जाएगा सही। तो पहला लिफाफा अगर ए का है तो पहले लिफाफे को आप 2 तरीकों से भर सकते हैं, बी या सी। अगर बी रखा तो भी गलत लिफाफा गलत पत्र में, और मतलब गलत पत्र गलत लिफाफे में, सी रखा तो भी गलत पत्र गलत लिफाफे में। तो यहां इसे 2 तरीकों से भरा जा सकता है। मान लीजिए बी या सी, तो आपने क्या किया, पहले लिफाफे में सी को रख दिया, है ना। अब दूसरे लिफाफे को भरने के तरीके, तो अगर पहले लिफाफे में सी रखा तो दूसरे लिफाफे में क्या क्या रखा जा सकता है। तो दूसरे लिफाफे में आप बी और ए में से कोई एक रखेंगे, लेकिन अगर बी रखा तो वो तो सही लिफाफा सही पत्र के साथ हो जाएगा, ऐसा तो करना नहीं है। तो हमें दूसरे में सिर्फ एक तरीका बचेगा, ए को रख दो, और तीसरे में भी एक बचेगा। देख लो एक बार, अगर पहले को 2 तरीके से रखा है तो यहां पर आपके सामने सिर्फ एक तरीका। तो इस केस में कुल तरीके हो जाएंगे 2 गुणा 1 गुणा 1 मतलब 2 तरीके। तो 2 ऐसे तरीके जहां पर कोई भी लिफाफा किसी भी पत्र में ना जाए जो सही हो, ठीक है। तो वो उस बात की प्रायिकता के एक भी पत्र एक भी लिफाफे में सही ना हो, ठीक है। प्रायिकता किस बात की, और प्रायिकता की जगह से पी लिख दीजिए। पी जब एक भी पत्र सही लिफाफे में ना हो। तो देखिए, एक भी पत्र सही लिफाफे में ना जाए, इस बात के चांसेस है, इस बात के तरीके हैं 2, और कुल तरीके 6, तो 1/3 यही है, ठीक है। तो इस बात की प्रायिकता जब कम से कम एक पत्र सही लिफाफे में जाए, इस बात की प्रायिकता जब कम से कम
एक पत्र सही लिफाफे में हो, यह आएगा 1 माइनस इस बात की प्रायिकता कि एक भी पत्र सही लिफाफे में ना हो। तो देखिए सीधा सीधा ये आंसर है 1 माइनस 1/3, दैट मीन्स 2/3, और 2/3 इस प्रश्न का सही जवाब था जो कि आपको निकालना था। तो इस प्रकार से आप इसका जवाब कर मतलब इस सवाल को हल कर सकते हैं। सिंपल सवाल है, थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव भी है, बढ़िया भी है। आप ऐसे मतलब इनको अरेंजमेंट करके भी कुल तरीके निकाल सकते थे कि कुल कितने तरीके होंगे। तो इसे ऐसे भी देख मतलब दूसरा तरीका ये था कि आप लिफाफों को जमा लो कि कितने तरीके हो सकते हैं। सही मैं बता देता हूं कि कितने कितने और तरीके हो सकते थे, है ना। जैसे ये ए था, ये बी था और ये सी था, ये 1, 2 और 3 था। मान लेते हैं इस वाले केस में, मतलब उस तरीके के अलावा दूसरा तरीका ये कि ये 3 तरीके तो हो गए, तीनों के तीनों एक लिफाफे में जाइए, एक तरीका। ए सही लिफाफे में जाइए, दूसरा तरीका। हो सकता है बी सही लिफाफे में जाए, ए और सी गलत लिफाफे में चला जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी 1, 2, 3 सी सही लिफाफे में जाए और ये दोनों गलत लिफाफे में हो, ठीक। अब तीसरा केस, जब तीनों गलत गलत लिफाफे में हो, तो देखिए अगर आपने ए को अभी 2 पर पहुंचा है तो ए 1 पर तो जा नहीं सकता क्योंकि ए 1 का सही पद लिफाफा है, तो ए 3 पर जा सकता है। ए अगर 3 पर जा सकता है तो बी 2 पर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। बी 1 पर जाएगा और सी 2 पर जाएगा, ये तीनों गलत हैं। तो अब आपको निकालना है कि कम से कम एक लिफाफा सही पत्र में हो। हो गए 6 तरीके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कम से कम एक लिफाफा, तो एक ये तरीका है, कम से कम ये भी एक है, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। इस तरीके में ए सही जगह है, इस तरीके में बी और इस तरीके में सी, तो कुल 4 तरीके, टोटल तरीके 6। तो आंसर इज 4/6 इन दिस केस। मतलब ये तरीका सिंपल था, हमने जो डिस्कस किया वो भी सिंपल है, वो जरूरी था इसलिए उसको डिस्कस किया गया। खैर, प्रश्न नंबर 7, ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि ए की प्रायिकता 0.54, बी की प्रायिकता 0.69 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.35 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी है। ए यूनियन बी की प्रायिकता, तो ए यूनियन बी की प्रायिकता जो है उसका छोटा सा फॉर्मूला है कि आप ए की प्रायिकता में, बी की प्रायिकता में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता घटा दीजिए। तो अगर मैं ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालने जाऊंगा तो वो आएगी 0.54 जो कि सवाल में दी है, 0.69 ये भी सवाल में है और 0.35। ओके, तो 54 में से अगर 35 घटा दिए जाए तो 19, बिल्कुल सही है। 69 में अगर 20 जोड़ोगे तो 89, ये 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.88। जोड़ दो एक बार, है ना। 89 में से 1 गए तो 88। एक बार जोड़ लेते हैं, 4 और 9 13, 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है। 5 और 6 11, 11 में से 3 गए तो 8। तो पहले वाले प्रश्न का सही जवाब है 0.88। दूसरे वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया, क्या सवाल है? दूसरे वाले प्रश्न में पूछा गया कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता। अब डी मॉर्गन के नियम से ये तो ऐसी आती है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, है ना। वेट, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ये ऐसा आएगा पी ए यूनियन बी का डैश। ये कौन सा नियम है? ये है डी मॉर्गन का नियम। ओके,
और ये चीज ऐसी लिखी जा सकती है। अब A यूनियन B तो आपके पास है 0.88, 0.12, तो ये P A इंटरसेक्शन B डैश है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप पर जाने के लिए आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं जो कि है वेन आरेख। उसके बिना मतलब मजा नहीं आएगा यार। तीसरे स्टेप को करने के लिए, क्योंकि तीसरा स्टेप थोड़ा हैवी कैलकुलेटिव, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब समझते हो? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है पी ए तो हो किंतु वहां पर बी नहीं हो। ए तो हो किंतु बी नहीं हो। और ए तो हो किंतु बी नहीं हो का मतलब है ए हो जाए, उस क्षेत्र में बी नहीं हो तो ए में से बी को घटा दिया जाए। इसका सीधा सीधा मतलब यही है ना? ए तो हो किंतु बी नहीं हो, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का साफ साफ मतलब है आप ए की प्रोबेबिलिटी में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी घटा सकते हैं। ये मुद्दा है मेन। ठीक, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.54। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.35, घटाया तो 0.19। चौथा केस, बी डैश हो मतलब बी नहीं हो ए हो। अच्छा, बी हो ए नहीं हो, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब है बी हो किंतु वहां पर ए नहीं हो। और इसका साफ साफ मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रोबेबिलिटी बी की 0.69, उसमें से 0.35 गए तो 0.34। अब इसका वेन आरेख बना के और समझ लेते हैं। ये हो गए सारे हो गए ना। वेन आरेख समझने के लिए आपने सबसे पहले एक बड़ा सा डिब्बा बनाया। उस बड़े से डिब्बे की सारी प्रायिकताओं का योग 1 है, ये आपको पता है, ठीक है। अब वो वाली प्रायिकता जहां पर ए और बी दोनों नहीं हो रही है। अच्छा, ए यूनियन बी की प्रायिकता 0.88 है। अगर इसकी प्रायिकता 0.88 है तो ये जो गोला है इसकी प्रायिकता 0.88, तो गोले के बाहर की प्रायिकता 0.12, जहां ना तो ए होता है ना बी होता है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है, मतलब ये अगर पी ए है और ये पी बी है, सुनना मेरी बात, ये क्षेत्र जहां पर दोनों उपस्थित है 0.35, जहां ए और बी दोनों है। ए की प्रायिकता 0.54 है, तो 0.35 में से 0.54 घटाओगे तो ये वाला क्षेत्र बचेगा। तो 0.35 में से 0.54 घटाए तो 0.9, तो 0.19। और ये वाली पूरी की पूरी प्रायिकता 0.69 थी बी की प्रायिकता, उसमें से ये घटाई तो 0.3 और 4। ठीक, ओके। अभी सोचिए इस बात को आगे कि आपको दूसरे प्रश्न में पूछा था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी का बी डैश का मतलब क्या है, मैं आपको 1 बाय 1 दोनों वेन आरेख से समझाता हूं। मतलब एक वाला भाग करेंगे वेन आरेख से, दूसरा नहीं करेंगे। ये ए है और दूसरा बी डैश में यहां बनाने की कोशिश करता हूं। देखना क्या होगा। ए तो ये है और बी डैश ये पूरा का पूरा। बी डैश मतलब वो क्षेत्र जहां पर बी नहीं है। बी डैश का मतलब क्या है? वो क्षेत्र जहां पर बी नहीं है, वो बी डैश कहलाता है। ये है पूरा का पूरा ए और ये है ए के साथ बी डैश।
अब मुझे बताइए कि ये तो है ए और ये बी डैश, इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब वो क्षेत्र जो दोनों में कलर है, वो क्षेत्र जो दोनों में कलर है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, है ना, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो तो वो क्षेत्र जो दोनों में कलर है, क्या वो बड़ी आसानी से आपको दिख रहा है? कौन सा क्षेत्र होगा जो दोनों में कलर होगा? कौन सा क्षेत्र है जो दोनों में कलर है? अगर आपको दिखा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ए था, ये बी है, तो ये जो क्षेत्र है ना, इतना इतना, वो ए और बी का इंटरसेक्शन वाला क्षेत्र है, ये वाला। बाकी क्षेत्र किसी काम का नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्र है वही है बस। कितना? ये है ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, और इसका आंसर तो 0.19 है। तो 0.19 तो हमने पहले ही यहां पे लिखा हुआ है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि बी डैश बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये वाला क्षेत्र है 0.34। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। तो सवाल ऐसा है कि एक संस्था के कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों का चयन प्रबंधन समिति के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट जो भी होता है उसमें 5 कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है। ठीक है, 5 जो कर्मचारी है, इसमें हरीश है जो कि पुरुष है और 30 वर्ष आयु है, रोहन जो कि पुरुष है 33 वर्ष की आयु है, शीतल एक महिला है 46 साल की उम्र है, एलिस अगेन एक महिला है 28 साल की उम्र है, और सलीम एक पुरुष है जो 41 साल की उम्र के हैं। इस समूह से प्रवक्ता पद के लिए यादृच्छा एक व्यक्ति का चयन किया जाता है। मतलब ये 5 कर्मचारी प्रबंधन समिति के तो हैं, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति का चयन करना है जो प्रवक्ता बनेगा, मतलब चीजों जाके बताएगा दुनिया को कि ऐसा ऐसा होता है। आपने प्रवक्ता देखे होंगे, आपने टीवी में बहसों में प्रवक्ता देखे होंगे, या आपने ऐसे भी बहुत प्रवक्ता होते हैं। मतलब प्रवक्ता होता है जो भी कुछ डिसीजन हुआ है उसको दुनिया के सामने बताता है। प्रवक्ता के पुरुष या 35 वर्ष से अधिक आयु का होने की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहली बात यह कि इन 5 में से आपको एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो या तो पुरुष हो या 35 वर्ष से ज्यादा हो, इस बात की प्रायिकता। तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है। एक अपन ए नाम का इवेंट लेते हैं कि प्रवक्ता पुरुष है, ठीक है, और बी नाम का इवेंट प्रवक्ता 35 वर्ष से अधिक का है। ज्यादा उम्र के हैं। तो सबसे पहले 2 छोटी छोटी चीजें बताओ यार। इस बात की क्या प्रायिकता है कि प्रवक्ता पुरुष है? अब पुरुष कितने? 1 2 3, तो 3 पुरुष, तो 3/5 ए की प्रायिकता। उसी तरह अगर मैं बी की प्रायिकता निकालूं, बी की प्रायिकता का मतलब क्या है? बी की प्रायिकता के 35 वर्ष से ज्यादा वाले कितने व्यक्ति हैं? तो 35 वर्ष से ज्यादा वाले ये 2 हैं। हमें ये नहीं देखना है कि व्यक्ति कौन है, ये देखना है कि मतलब मेल है फीमेल है, ये चेक नहीं करना, ये चेक करना है कि उम्र 35 साल से ज्यादा है। ये 2 है। आपको क्या निकालना है पता है? इस बात की प्रायिकता क्या है कि पुरुष या 35 वर्ष से ज्यादा, मतलब या तो पुरुष है या 35 वर्ष से ज्यादा है। इसका मतलब आपको ज्ञात करना है प्रायिकता ए यूनियन बी, यही आपको ज्ञात करना है। और यह ज्ञात करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? कि प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। अभी इस सवाल को बड़े गौर से देखिए। आपको ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता तो है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कहां से मिलेगी? तो जानकारी है उसी से मिलेगी ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है व्यक्ति पुरुष भी होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक भी होना चाहिए। सीधी सीधी बात यह है,
व्यक्ति पुरुष भी होना चाहिए और 35 वर्ष से ज्यादा भी होना चाहिए, बात यह है बस, और कुछ नहीं। तो व्यक्ति पुरुष और 35 वर्ष से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सलीम है। तो सीधी सीधी बात है, एक व्यक्ति ऐसे की चयन जो कि पुरुष और 35 वर्ष से ज्यादा है, वो ए इंटरसेक्शन बी है। पुरुष साथ ही साथ 35 वर्ष से ज्यादा ए इंटरसेक्शन बी, पुरुष या 35 वर्ष से ज्यादा ए यूनियन बी। तो आपको ये निकालना है, बाकी सब चीजें आपके सामने है। तो यहां से आ जाएगा ए यूनियन बी की प्रायिकता 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5। सो यू कैन से प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर 4/5। यही आपका आंसर है और कुछ नहीं है। अच्छा, इससे पता है आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे, आपको ए मतलब पुरुष या 35 से ज्यादा चाहिए, तो पुरुष या 35 से ज्यादा का मतलब है उन चीजों को टिक लगा लो, उन लोगों को टिक लगा लो जो या तो पुरुष है या 35 से ज्यादा है। तो या तो पुरुष है या 35 से ज्यादा, तो 4 लोग इस चीज के लिए क्वालिफाई है। तो आंसर 4/5 जो कि वैसे भी आ रहा है। फिनिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। यदि 0, 1, 3, 5 और 7 अंकों द्वारा 5000 से बड़ी 4 अंकों की या 5000 से बड़ी 4 अंकों की संख्या का यादृच्छा निर्माण किया गया हो, तो 5 से भाज्य संख्या के निर्माण की क्या प्रायिकता है कि यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, और अंकों की पुनरावृत्ति की जाएगी। बढ़िया सवाल है। सवाल ऐसा है कि आप ना इन 5 की मदद से 4 अंक की संख्या बनानी है। अब 4 अंक की संख्या कुछ इस तरह से बनेगी। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या बनी है 1, 2, 5, 6। एक बनी है 1, 2, 6, 5। ठीक है, एक बनी है 6, 0, 1, 5 और एक बनी है 6, 0, 5, 5। ठीक है, एक बनी है 6, 0, 5, 1। अब ये सारी संख्या इन्हीं की, अब 6 नहीं, अच्छा 7 है। ठीक है, तो 6 की जगह 7 ले लेते हैं। अभी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो संख्या है ये 5000 से बड़ी नहीं है, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 5000 से बड़ी हो। तो ये संख्या 5000 से बड़ी नहीं है, इसलिए ये संख्या वैलिड नहीं है। ये संख्या, अच्छा दूसरी बात, ये 5 से विभाजित भी नहीं हो रही है, आपको 5 से विभाज्य संख्या भी पता करनी है। दूसरा, ये संख्या 5 से विभाजित तो है लेकिन फिर से 5000 से छोटी है। ये संख्या 5000 से बड़ी है, ये चलेगी, और 5 से विभाजित भी है। ये संख्या भी 5 से विभाजित है और 5000 से बड़ी है, चलेगी। ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। अच्छा, एक कंडीशन और है, जो 2 संख्याएं आपने टिक लगाई है उन दोनों को देखो, 7015 और 7055। 7015 में एक भी अंक 1 से ज्यादा बार नहीं आया है। 7055 में 2 अंक 5-5 रिपीट हुए हैं। तो पहले वाले प्रश्न में आपको ऐसे अंकों की प्रायिकता बतानी है जहां पर एक भी अंक 1 से ज्यादा बार नहीं आया है, और दूसरे में आपको ऐसे वालों को भी कैलकुलेट कर लेना है। मतलब पुनरावृत्ति की जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप करो ही सही। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 सबसे पहले निकाल लेते हैं कुल तरीके। मतलब 0, 1, 3, 5, 7 से 5000 से बड़ी कुल संख्याएं ठीक है, ये पहला केस है। जब पुनरावृत्ति ना हो, जब क्या हो, जब पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए 5000 से बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, किससे बड़ी? 5000 से बड़ी संख्या बनानी है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि आपको 4 अंक की संख्या बनानी है और पुनरावृत्ति नहीं करनी है। आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। कौन कौन है? आपके पास 0 है,
1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि आप पहली पोजीशन पे 0 रखेंगे। अगर 0 रखेंगे तो वो 3 अंक की संख्या बनेगी। जैसे आपने रख दिया 0 5 7 1, तो ये तो 571 है। अगर आप यहां 1 रखेंगे तो 1000 वाला कुछ नंबर बनेगा जो 5000 से बड़ा नहीं है। 3 रखोगे तो 3000 कुछ नंबर बनेगा जो 5000 से बड़ा नहीं है। आप यहां पर 5 या 7 के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। तो पहले बॉक्स को भरने के कुल 2 तरीके। कितने तरीके? 2 तरीके। गुणा। अब इस बॉक्स को आप किसी भी एक संख्या से भर सकते हैं। मान लीजिए आपने 7 से भर दिया, तो अब दूसरे बॉक्स पे 0 1 3 कुछ भी आ सकता है। तो दूसरे बॉक्स को भरने के कुल 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके और इसको भरने के 2 तरीके रह जाएंगे। जब पुनरावृत्ति नहीं होती है तो हम ऐसे ही चीजों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे वाले बॉक्स पर आपने 0 रख दिया था, तो अगले इस वाले बॉक्स को भरने का तरीका 1 2 3, इन तीनों में से कुछ। मान लीजिए आपने यहां 3 रख दिया, तो इन दोनों में से कुछ आखिरी वाले बॉक्स पे आ जाएगा। तो कुल तरीके 4 3 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 48, इनको अपन कुल तरीके कह देते हैं। तो 48 कुल तरीके हैं। कितने? आप इसे NS से निरूपित कर सकते हैं। NS मतलब सैंपल स्पेस में कितने अवयव है, ये 48 है। मतलब 48 कुल ऐसे नंबर बनेंगे जो 5 या 0 1 3 5 की मदद से और 5000 से बड़े बनेंगे। अब अपन निकालने जा रहे हैं वांछित परिणाम। वांछित परिणाम का मतलब क्या है? जो हमें चाहिए कि इन्हीं संख्याओं में 5 से विभाजित, किससे? 5 से विभाजित भी होना चाहिए। अब 5 से विभाजित कैसे निकालेंगे? तो 5 से विभाजित लाने के लिए आपने फिर यही कैलकुलेशन किया। 5 से विभाजित के लिए आपने आखिरी वाली जगह पर 5 को फिक्स कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी वाली जगह पर आप 5 रख सकते हैं, चलेगा, या फिर आखिरी वाली जगह पर आप 0 रख सकते हैं। यदि किसी संख्या के आखिरी में 0 या 5 हो तभी वो संख्या 5 से विभाजित होती है, इसके अलावा नहीं होती। तो अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है, आपको संख्या बड़ी बनानी है 7000 से, तो पहले वाले केस को देखो, 0 1 2 5 या 0 1 3 5 है। 0 1 3 5 और 7। अब देखो फटाफट, 5 को तो आपने वहां पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। आपको बनानी है 5000 से बड़ी संख्या, तो इन तीनों की मदद से तो बनेगी नहीं। आप पहले डब्बे पर 7 को अकेले रख सकते हैं। मतलब पहले बॉक्स को भरने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, ये 7 पहले बॉक्स पर रखा ही जाएगा, तभी जाके 5000 से बड़ी, हमको तो 5000 से बड़ी संख्या बनानी है। उसके बाद ये 3 अंक है, 0 1 और 3। इस बॉक्स पर आप इन तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं। यहां पर बचेगा 2 तरीका, तो आपके सामने आंसर 3 गुणा 2 मतलब 6 तरीके आए। दूसरा केस और भी है। दूसरा केस यह कि यदि आपने आखिरी वाले बॉक्स पर रख दिया 0, आखिरी वाले बॉक्स पर आपने 0 रख दिया, तो अगर आखिरी वाले बॉक्स पर 0 रख दिया तो ये 0 अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो ये वाले बॉक्स पर 5000 से बड़ी संख्या लाने के लिए आप 3 और 5 को रख, मतलब 5 और 7 दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। तो पहले वाले बॉक्स को भरने के आपके सामने 2 तरीके हैं, या तो 5 या 7। मान लीजिए आपने 7 को रख दिया। उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स को भरने के लिए ये 3 संख्याएं हैं, तो हमने इन तीनों में से किसी एक को रख दिया। मान लीजिए आपने 5 को रख दिया। अगले वाले बॉक्स को भरने के 2 तरीके, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहां पर जो कुल तरीके होंगे या कुल वांछित परिणाम होंगे, इस केस में तो कुल वांछित परिणाम जो है, अगर आप देखोगे तो कुल वांछित परिणाम इस केस में हो गए 6 + 12, जिसे आप NA कह सकते हैं, और वास्तव में ये हुए 18। ठीक है। सो प्रायिकता कितनी होगी यार? किसकी प्रायिकता? A की प्रायिकता। जब संख्याएं रिपीट ना हो, इस बात की प्रायिकता। तो A के अंदर अवयवों की संख्या
बटा s के अंदर अवयवों की संख्या, तो एक ही प्रायिकता 18/48, चाहो तो 9 इसे 24 लिख सकते हो। ये आंसर है 18/48, 12 और 6 18, और कुल परिणाम आए थे हमारे 48। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अभी दूसरे वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वाला भाग बोल रहा है कि जब पुनरावृत्ति ना हो, है ना, दूसरा वाला भाग बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जाए। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति की जाए तो बी वाले सेक्शन को अपन यहां डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जब अंकों की पुनरावृत्ति की जाए तो कुल संख्याएं कितनी बनेगी, ये देखो। इस केस में कुल संख्याएं कितनी बनेगी? तो कुल संख्याएं बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 4 डिब्बे बनाइए और ये देखिए कि आपको क्या क्या दिया है। आपको 0, 1, 3, 5 और 7 दिया है। इनसे आपको 5000 से बड़ी संख्या तो बनानी है, पहली बात, और उसके बाद वो संख्या पुनरावृत्ति करनी है, दूसरी बात यह है। तो 5000 से बड़ी संख्या बनाने के लिए आप यहां पर 5 और 7 में से किसी भी एक को रख सकते हैं। मतलब पहले बॉक्स को भरने के आपके पास 2 तरीके, अगले बॉक्स को भरने के 5000 से बड़ी संख्या बनानी और रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन मतलब मान लीजिए आपने यहां 5 रखा तो आप 5 को फिर से यहां रख सकते हैं, 7 रखा तो 7 को भी रख सकते हैं। मतलब ये वाले बॉक्स को भरने के 5 तरीके, अगले वाले में भी सेम, अगले वाले में भी सेम। तो यहां पर आंसर मिलेगा 250। उसके बाद सेकंड वाले केस में, मतलब उसके बाद हमें वांछित परिणाम के बारे में बात करनी है। मतलब वो परिणाम जहां पर संख्या 5 से विभाजित हो, और कुछ नहीं। संख्या किससे विभाजित हो? 5 से विभाजित हो। तो अगर संख्या 5 से विभाजित हो रही है तो सीधी सीधी बात है, या तो वहां 0 होगा आखिरी में, या 5 होगा। अगर आखिरी में 5 हुआ, ठीक है, तो इस डब्बे को भरने के फिर 5 या 7 में से कोई भी 2 तरीके। तो इस पहले वाले डिब्बे को भरने के 2 तरीके, दूसरे वाले को भरने के 5 और तीसरे वाले को भरने के भी 5। आखिरी वाले को भरने का सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि आप यहां पर 5 को फिक्स कर चुके हैं। इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने का एक तरीका, और इसको भरने इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके, इन पांचों में से कोई भी ला सकते हो। तो ये हुआ 50। उसी तरह यहां पर भी आप 5 और 7 में से कुछ भी रख सकते हो। तो पहले बॉक्स को भरने के 2, उसके बाद वाले के 5, 5 और 50। परंतु यहां पर वांछित परिणाम अगर आप NB लिखते हैं तो वो है 50 + 50, लेकिन उसमें से एक तरीका माइनस करना पड़ेगा। फटाफट बताओ कौन सा वो तरीका है? तो वो तरीका है दूसरे वाले केस में, जब आप संख्याओं को रिपीट करते हैं। मान लीजिए आपने पहले पर 5 रखा, दूसरे पर उसके बाद आप रिपीट कर सकते हो। मतलब आपने दूसरे पर 0 रखा, तीसरे पर 0 रखा, यहां पर भी 0 रखा। इस संख्या में पहले स्थान पर 5 है, आखिरी में 0 है, 0 से डिवाइड हो रहा है। ये संख्या भी इसमें बनी है। ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा बोला है कि 5000 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 5000 नहीं होना चाहिए, इसीलिए उस एक को हटा दिया। तो यहां पर B की प्रायिकता कितनी? तो B की प्रायिकता बड़ी सिंपल है, B के अवयव माइनस S के अवयव, दैट इज 99/250। यह आपका आंसर है। खत्म। चलिए, तो ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर है, जब अंकों की पुनरावृत्ति की जाए। बात करते हैं अंतिम सवाल की। किसी अटैची में 4 चक्र लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 0 से लेकर 9 तक 10 अंक अंकित है। ताला 4 अंकों के एक विशेष क्रम द्वारा ही खुलता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई व्यक्ति अटैची खोलने का सही क्रम पता लगा ले? तो आपको ऐसे पता होगा कि एक अटैची होती है। सिंपल सवाल है, ये एक लाइन में खत्म होने वाला है। अच्छा, अटैची का पासवर्ड जो है वो 4 अंकों का है। ठीक है, ठीक है, ये अटैची का पासवर्ड है 4 अंकों का। अब कोई भी व्यक्ति, मतलब यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की मदद से, 7, 8 और 9 की मदद से एक पासवर्ड बना सकता है ना। वो आता था दबाने वाला, तो उससे अटैची खुल जाती थी। तो कुल परिणाम यहां पर कितने हो सकते हैं कि वो कुल कितने तरीकों से परिणाम बना सकता है? या फिर कोई व्यक्ति अगर हिट एंड ट्रायल करे, जैसे मान लीजिए आपके पास वो अटैची है,
आप वो पासवर्ड भूल गए, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि सारे जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो ट्राई किए, पता चला कि आखिरी वाली जो संख्या थी 9999 वही पासवर्ड था। तो ऐसा मतलब मुझे नीचे से शुरू करना चाहिए था, कहानी यही थी। तो मान लेते हैं कि इसका जो पासवर्ड सेट है वो 9999 है ना। अब इसका पासवर्ड सेट 999 है, किसी व्यक्ति को पता करना है कि पासवर्ड क्या है, तो वो क्या करेगा, पहले यहां 0 रखेगा और उसके बाद उसको इसको रिपीट नहीं करना है कि अगर यहां 0 रखा तो बाद में यहां 0 रखा। यहां 4 अंक की संख्या नहीं बना रहे, आप पासवर्ड बना रहे हैं। संख्या और पासवर्ड में अंतर इतना है कि अगर आपको 4 अंक की संख्या बनानी है ना, तो 4 अंक की संख्या ये नहीं हो सकती, लेकिन पासवर्ड जो है वो 4 अंक का हो सकता है। अगर 4 अंक का पासवर्ड बोले तो ये एक पासवर्ड हो सकता है, ये एक अंक है। तो यहां पर कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो सीधी सीधी बात है, इस बॉक्स पर आप 10 अलग अलग तरीकों से संख्याएं रख सकते हैं। ठीक है, इन 10 में से कुछ भी रख सकते हैं। रिपीट नहीं कर सकते तो अगले पर 9 रखी जाएगी, अगले पर 8 अलग अलग तरीकों से, और उसके बाद 7 अलग अलग तरीकों से आप इसे भर सकते हैं। मतलब इन 10 में से कोई भी उठा के एक यहां रखा, मान लीजिए 2 रखा, तो बच गए 9, उन 9 को यहां रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है। तो 7 8 56, 56 गुणा 9, तो 9 छंग 54 हासिल बचे, 9 छंग 54 हासिल बचे 5 और 9 पंजे 45, तो यह आया 5040। अब मुद्दे की बात ऐसी है कि इस केस में आपके सामने एक ही तरीका है जो सही है। यहां पर अगर मैं वांछित परिणामों के बारे में बात करूं, वांछित परिणाम, तो वांछित परिणाम केवल और केवल एक ही है, क्योंकि वही सही पासवर्ड तो यही है, एक ही वांछित परिणाम है। तो प्रायिकता कितनी, 1/5040। ये सही कैलकुलेशन किया गया, अपन ने कैलकुलेट करते हैं। 8 7 56, 9 छंग 54 का 4, 9 पंजे 45 और 5, 4 50 और 10। ठीक है, तो ये आपका इस प्रश्न में सही जवाब है। इस तरह से ये प्रायिकता का अध्याय और प्रायिकता के प्रश्न खत्म होते हैं विविध प्रश्नावली के, और इसी के साथ ही 11वीं कक्षा की पूरी एनसीईआरटी समाप्त होती है। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो जाइए www.magnetbrains.com। वहां सीबीएसई हिंदी माध्यम में आप गणित विषय का चयन कीजिए कक्षा 11वीं में। आपको यहां एनसीईआरटी किताब दिखेगी, उसमें बहुत से अध्याय दिखेंगे। जिस अध्याय पे क्लिक करेंगे उसके बहुत से टॉपिक रहेंगे, जिस टॉपिक पे क्लिक करेंगे उसका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। और बाकी आपको ये पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपके समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।